Hi friends, today we are going to discuss guidelines on interpretation of statutes by Supreme Court. Firstly, we will talk about what is interpretation. Interpretation क्या है? Interpretation का मतलब है an explanation or understanding of something. Statute का मतलब है a law or rule. So interpretation of statute means संविधियों का निर्वचन, मतलब विधियों, लॉ और ऑर्डर की व्याख्या. हमारे जितने भी लॉज हैं वो कौन बनाता है? वो लेजिस्लेचर बनाता है. बट उनको इंटरप्रिटेट मीन्स व्याख्या, मतलब उसमें जान कौन डालता है? वो है हमारा जुडिशरी. लेजिस्लेटिव लैंग्वेज मे बी कॉम्प्लिकेटेड इन सर्टेन केस. मोर देन वन मीनिंग मे बी ड्राइव फ्रॉम द सेम वर्ड. सो interpretation of statute basically involves an act of discovering the true meaning of the language which has been used in the statute. उस टाइम जुडिशरी का यह काम होता है कि एक्चुअल मीनिंग और ट्रू सेंस ऑफ मीनिंग क्या है, उस तरह से उस केस का जजमेंट करे. सो लेजिस्लेचर ने जो इनैक्टमेंट्स बनाए हैं उनको इंटरप्रिटेट जुडिशरी करता है. लेकिन जुडिशरी लेजिस्लेचर की विधियों की इंटरप्रिटेशन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मनमाने ढंग से तो नहीं कर सकता. इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइडलाइंस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बाय सुप्रीम कोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Where the language of a statute is clear and unambiguous, there is no room for the application either of the doctrine of casus omniscius or of pressing into service external aid. जहाँ कानून की लैंग्वेज क्लियर एंड स्पष्ट है, बाहरी सहायता की सेवा का दबाव या कैसेस ऑम्निसिस के सिद्धांत की एप्लीकेशन की कोई जगह नहीं है. For in such a case, the words used by the Constitution or the statute speak for themselves. It is not the function of the court to add words or expression merely to suit what the courts think is the question intention of the legislature. जहाँ कानून की लैंग्वेज क्लियर एंड स्पष्ट है, ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन या कानून द्वारा यूज वर्ड अपने लिए बोलते हैं. कोर्ट द्वारा लेजिस्लेचर की क्वेश्चन इंटेंशन मीन्स प्रशांकित इच्छा या मंशा पर विचार करने के लिए सिर्फ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को ऐड करने का कार्य कोर्ट का नहीं है. However, the words or expressions used in the constitutional or statutory provision are shrouded in mystery, clouded with ambiguity, and are unclear and unintelligible, so that the dominant object and spirit of the legislature cannot be spelled out from the language. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न मीन्स संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान में यूज़ किए गए वर्ड्स और एक्सप्रेशन अस्पष्टता के साथ घिरते हुए मिस्ट्री में मीन्स रहस्य में डूबे हुए हैं और अनक्लियर व अनइंटेलिजिबल हैं, so that the dominant object and spirit of the legislative cannot be spelled out from the language. ताकि लेजिस्लेटिव की मीन्स विधायिका की प्रमुख वस्तु और आत्मा को भाषा से बाहर नहीं निकाला जा सके. अस्पष्ट व अनइंटेलिजिबल मीन्स विच इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. लेजिस्लेटिव ने जो इनैक्टमेंट बनाए हैं मीन्स जो लॉज बनाए हैं, क्या वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाए हैं? नहीं. उनमें कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिन्हें ठीक से समझा ना जा सके, जिनका मीनिंग बहुत कंफ्यूज हो, मतलब एक ही वर्ड के डिफर मीनिंग निकलते हों. External aids in the nature of the parliamentary debates immediately preceding the passing of the statute, the report of the select committees or its chairman, the statement of objects and reasons of the statute, if any, or any statement made by the sponsor of the statute which is in close proximity to the actual introduction or insertion of the statutory provision, so as to become, as it were, a result of the statement made, can be pressed into service in order to ascertain the real purport, intent, and will of the legislature to make the constitutional provision workable. It means पार्लियामेंट्री डिबेट्स में बाहरी साधन कानून के पास होने से ठीक पहले
सिलेक्टेड कमिटीज़ और उनके चेयरमैन की रिपोर्ट, स्टैट्यूट के कानून के ऑब्जेक्ट्स एंड कारणों की स्टेटमेंट यदि कोई हो, या कानून के स्पॉन्सर द्वारा दी गई स्टेटमेंट जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के एक्चुअल इंट्रोडक्शन और इंसर्शन के क्लोज हो, जैसा कि वह था, और अ रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट मेड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को उचित बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, लेजिस्लेचर के रियल पर्पस एंड इंटेंशन का पता लगाने के लिए वर्केबल बनाया जा सकता है। We might make it clear that such acts may neither be decisive nor conclusive, but they would certainly assist the courts in interpreting the statute in order to determine the avowed object of the act or the constitution as the case may be. हम ये क्लियर कह सकते हैं कि सच एक्ट्स, इस तरह के साधन ना तो डिसिसिव हो सकते हैं और ना ही कंक्लूसिव हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और अवाउड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन कानून की व्याख्या करने में कोर्ट को ज़रूर असिस्ट करेंगे। केस चाहे जैसा भी हो, मीन्स मामला चाहे जैसा भी हो। Except in the aforesaid cases, a mere speech of any member made on the floor of the House during the course of a parliamentary or legislative debate would not be admissible at all. Above cases को छोड़कर किसी सदस्य का पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय या लेजिस्लेटिव मीन्स विधायी वाद विवाद विधायी डिबेट के दौरान सदन में पेश किया गया भाषण स्वीकार नहीं होगा। Because the views expressed by the speaker may be his individual views, which may or may not be accepted by the majority of the members present in the House. किसी सदस्य का पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय या लेजिस्लेटिव मीन्स विधायी वाद विवाद के दौरान सदन में पेश किया गया भाषण स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष ने जो विचार व्यक्त किए हैं, जो व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, जो भाषण में बोला है, वे उसके इंडिविजुअल व्यूज़ हो सकते हैं, उसके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, जिन्हें सदन में पार्लियामेंट हाउस में प्रेजेंट मेंबर्स के द्वारा स्वीकार किए जाए या नहीं स्वीकार किए जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। Legislative history of a constitutional provision, though not directly germane for the purpose of constructing a statute, may, however, be used in exceptional cases to denote the beginning of the legislative process, which results in the logical end and the finale of the statutory provision. संवैधानिक प्रोविज़न का लेजिस्लेटिव इतिहास मीन्स विधायी इतिहास स्टैट्यूट के निर्माण की पर्पस से डायरेक्टली कंपैटिबल नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बिगनिंग को डिनोट करने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लॉजिकल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मीन संवैधानिक प्रावधान का एंड होता है और उसकी समाप्ति होती है। But in no case can the legislative history take the place of or be a substitute for an interpretation which is in direct contravention of the statutory provision concerned. जैसा कि हम जानते हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसी भी स्थिति में, किसी भी केस में लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की जगह नहीं ले सकता है या किसी इंटरप्रिटेशन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो कंसर्न स्टैट्यूटरी प्रोविजन के डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन में हो। Where the scheme of a statute clearly shows that certain words or phrases were deliberately omitted by the legislature of a particular purpose or motive. कहने का मतलब है कि जहाँ कानून की योजना, कानून की स्कीम क्लियरली दिखाती है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस और मोटिव के लिए लेजिस्लेचर द्वारा जानबूझकर कुछ वर्ड्स और मुहावरों का ओमिशन कर दिया गया था। जैसा कि हमने बताया है कि लेजिस्लेचर द्वारा कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को ओमिट कर दिया गया है, so it is not open to the court to add those words either by conforming to the supposed intention of the legislature or because the insertion of the legislature or the omission suits the ideology of the judges deciding the case. मीन्स कोर्ट के लिए यह ओपन नहीं है, ये अलाउ नहीं है कि वो लेजिस्लेचर की सपोज इंटेंशन के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को ऐड करे या फिर केस का डिसीजन करने वाले जजेस की आइडियोलॉजी को मीन्स उनके विचारों को उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग कर दे या जजेस की आइडियोलॉजी को ही इंसर्ट कर दे।
अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए इनेक्टमेंट्स में ओमिट किए गए वर्ड्स और फ्रेजेस या जजेस की विचारधारा को ऐड कर दिया जाएगा, such a course of action would amount not to interpretation but to interpolation of the statutory or constitutional provisions, as the case may be, and is against all the well-established canons of interpretation of statutes. ऐसा कार्य इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इस विधि की व्याख्या नहीं कहलाएगा, वह सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में केवल एक एडिशन की तरह होगा। जैसी भी स्थिति हो, यह कार्य बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अगेंस्ट होगा। न्यायालय का काम हमें न्याय देना होता है, और क्या वो न्याय मनमाना देता है? कभी नहीं। वो हमारे देश में चल रही विधियों के अकॉर्डिंग ही मीन्स इंटरप्रिटेशन एक बेटर वे में करके सही न्याय देता है। किसी भी सिचुएशन में वो विधायिका के उद्देश्यों के अपोजिट चलता है तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अगेंस्ट होगा। अगर विधायिका की विधि में इनेक्टमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम सामने आई है तो न्यायालय शब्दों में ना जाकर, वर्ड्स पर ना जाकर, विधि को पढ़कर उसके मीनिंग, उसके भावना के अकॉर्डिंग विधि के उद्देश्य को पूरा करते हुए, लेजिस्लेचर के उद्देश्य को पूरा करते हुए इंटरप्रिटेशन करेगा और सही निर्णय लेगा। थैंक यू।